हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में मैंने 1857 के बाद के हालात के बारे में बताया कि किस तरह से इंडिया में 1857 के स्वतंत्रता के पहले वॉर के बाद क्या क्या हालात हुए थे। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई जिसने इंडिया का इतिहास बदल के रख दिया। 1914 से लेके 1918 तक, 1914 से लेके 1918 तक पहला वर्ल्ड वॉर हुआ और पहले वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस जो है ब्रिटिशर्स के बहकावे में आ गई कि साहब हमारे देश का साथ दीजिए, बदले में हम आपको आज़ाद करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन आज़ादी के देने की बात तो छोड़िए, उन्होंने तो रॉलेट एक्ट लगा दिया। रॉलेट एक्ट का मतलब है बिना मुकदमा चलाए किसी भी आदमी को वो 2 साल तक जेल में रख सकते हैं। तो जैसे ही इनका रॉलेट एक्ट आया तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का बहुत विरोध किया, कांग्रेस के सभी लोगों ने विरोध किया और जितने भारत के बड़े लीडर्स थे उन्होंने कहा रॉलेट एक्ट तो एक तरह से संविधान का पूरा उल्लंघन है। उसके बाद जलियांवाला बाग में आपने देखा किस तरह से मैसकेयर कर दिया गया, वहाँ बहुत सारे हमारे भारतीयों की हत्या कर दी गई। जनरल डायर ने एक छोटे से बाग में, जलियांवाला के बाग में निर्दोष लोगों पे गोली चला दी और बहुत सारे हज़ारों लोग मारे गए। ये घटना जो है 13 अप्रैल 1919 की घटना है, जिस घटना में अब आप सोचते होंगे जलियांवाला बाग क्यों हुआ। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि जनरल डायर जो था उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो चुका था पंजाब का, और वो इंडिया के लोगों को एक लेसन सिखाना चाहता था कि इंडियंस वी विल टीच यू अ लेसन सो दैट यू विल रिमेंबर इट फॉर एवर। लेकिन उसने क्या किया, वो तोप घुसाने के चक्कर में था, गलियों में तोप नहीं जा सकती थी, तो उसने राइफलों के द्वारा हिंदुस्तान के लोगों के कमर के ऊपर गोलियां चला के बहुत सारे लोगों को मार दिया और ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया, रॉलेट एक्ट और इस जलियांवाला बाग का विरोध किया गया। 1919 में आंदोलन चला इसके लिए। इसी बीच कुछ और चीज़ें भी चल रही थी। अवध में अवध किसान सभा बनी, जिसमें बाबा रामचंद्र जो इंडिया से बाहर जा चुके थे, अंग्रेज उनको ले गए थे मजदूर बना के, वहाँ से जब वापस आए तो उन्होंने अंग्रेज़ों के असली इरादे बताए कि भाई अंग्रेज़ जो आपको बहका के बाहर ले जाते हैं कि हम आपको भैया दूसरी जगह ले जाएंगे और बड़े अच्छे ढंग से रखेंगे। सच्चाई है कि मज़दूरों की तरह, बंधुआ मज़दूरों की तरह वो लोग रखते हैं। और जब वो इंडिया में आए तो उसके बाद, इंडिया में आने के बाद उन्होंने ये आंदोलन चलाया जिसे अवध किसान सभा वगैरह कहते हैं। मज़दूर लोग भी इनके साथ आए। अब ये सब चीज़ें चलती रही। इसी बीच गांधी जी ने, आपको पता है, बहुत तगड़ा मूवमेंट चला था जिसे हम सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, उससे पहले जो है 1919 के बाद जब ये इस तरह की बातें हुई थी जलियांवाला बाग में, तो 1920 से 22 के बीच में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन चौरी चौरा की घटना से गांधी जी व्यथित हुए। चौरी चौरा में गांव वालों की भीड़ पर जो है पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी, फिर गोली चला दी और 22 पुलिस वालों को लोगों ने जिंदा जला दिया। इस घटना से गांधी जी थोड़ी सी बाद में ये उनको लगा कि ये बहुत हिंसक हो रहा है, उन्होंने रोक दिया आंदोलन। अब इस आंदोलन को रोकने से बहुत ज़्यादा लोग जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आंदोलन में आए थे उनको बड़ा बुरा लगा, लेकिन आंदोलन तो रुक चुका था। ऐसी घटनाएं आगे बढ़ती गई। चंपारण मूवमेंट भी चलाया था गांधी जी ने। चंपारण में आपको पता है जो नील के किसान थे, इंडिगो फार्मर्स, उनका साथ देने के लिए चंपारण मूवमेंट चला था और उसमें लोगों को आंशिक सफलता मिली कि जो ज़मींदार लोग अंग्रेज़ के थे बड़े बड़े, वो लोग इस आंदोलन को दबाने में लगे थे। लेकिन ये आंदोलन हुआ, गांधी जी भी पहुँचे और किसानों की बातें सुन के लास्ट में ये नतीजा निकला था किसान जो है ठीक है और ब्रिटिश ज़मींदारों ने ये गलत कर रखा है। तो काफ़ी हद तक उसमें सफलता मिली चंपारण में। और धीरे धीरे करके फिर मैंने आपको भगत सिंह के बारे में बताया था। उससे पहले एक घटना हुई थी, साइमन के अंडर साइमन कमीशन आया था, जिसको काले झंडे दिखा के लोगों ने कहा कि भाई साइमन तुम तो बिना इंडियंस के आ रहे हो, तुम्हारा कमीशन में सारे के सारे अंग्रेज हैं। तो वो जो कमीशन था एक तरह से बिल्कुल फेल हो गया, क्योंकि कोई भी भारत का आदमी उससे बात करने को तैयार नहीं था। वो जहाँ जहाँ भी गए काले झंडे से इसका स्वागत किया गया। इसके बाद कांग्रेस का हर शहर में अलग अलग सेशन होता रहता था। 1929 में लाहौर इंडिया का ही हिस्सा था उन दिनों, तो लाहौर में सेशन हुआ
और लाहौर सेशन में ये तय किया गया कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और ये इसकी बात मान के 26 जनवरी 1930 को 1930 के 26 जनवरी को हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाने का घोषणा हुई। देखिए कितनी मज़े की बात है, 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हम आधे अधूरे से नहीं होता है। तो कई साल तक 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, लेकिन वास्तव में तो हमें इंडिपेंडेंस तो 1947 में मिली थी 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त के 1947 के बाद फिर ये 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे मनाया जाने लगा। उससे पहले कांग्रेस जो है एक 26 जनवरी को ही मनाती थी इंडिपेंडेंस डे, और ये घटनाएं चलती रही। इसी बीच जो है अंबेडकर साहब भी बहुत सक्रिय थे। वो ये चाहते थे कि कई दलित लोग जो है उनके लिए उन्होंने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाई। डिप्रेस क्लास एसोसिएशन का मतलब है जो लोग दबे कुचले हैं उनको हम हक दिलाएं। तो उनकी कोशिश रंग लाने लगी। 1930 के आसपास आते आते ये संगठन बन चुका था। अंग्रेज लोग तो चाहते ही थे कि हिंदुस्तान में 2 या 3 या 4 या और ज़्यादा संगठन बने जो आपस में भेद होते रहे, लेकिन अंबेडकर साहब जो है वो समझदार थे। वो एकदम से मुस्लिम लीग के बहकावे में नहीं आते थे। वो ये सिर्फ ये चाहते थे कि डिप्रेस क्लास के लिए भी थोड़ा बहुत सरकार कंसीडर करे। इसके बाद 1929 में से लेकर 1934 तक जो है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट एक तरह से 1929 के आखिरी से स्टार्ट हो गया और 1934 तक ये जोर मारता रहा। अब आप कहेंगे साहब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट क्यों चला, क्या इसके मकसद थे? गांधी जी ने कहा कि हम ब्रिटिश रूल की अवज्ञा करेंगे, वी विल नॉट फॉलो डिसओबे द ब्रिटिश रूल। तो ये मानकर सबसे पहले इन्होंने नमक का आंदोलन चलाया डांडी में। साबरमती आश्रम से लेके डांडी नाम की जगह जो है उसको रोज़ ये चले 10-10 माइल्स रोज़ चलते थे और फिर वो करीब 24 दिन में वहाँ पहुँच गए अपने समर्थकों के साथ, और वहाँ पर इन्होंने नमक बना के इसका विरोध किया। तो अंग्रेज़ों ने इन सबको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। तो अंग्रेज तुम्हारा इंतजार ही कर रहे थे, भाई आओ हम जेल में डालते हैं। लेकिन ये मूवमेंट ये था कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे अंग्रेजों, तुम भारत छोड़ो। ये बातें कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, आधे अधूरे से हमें कुछ नहीं होना है, ये बात हिंदुस्तान के लोग लगातार कर रहे थे। और इसी बात से अंग्रेज़ लोग परेशान थे कि ये मूवमेंट पे मूवमेंट होता जा रहा है, ऐसे होगा तो बड़ी दिक्कत होगी। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को रोकने के लिए गांधी जब ये अपने जोरों पे था तो बहुत कोशिश की गई। तो इरविन उस समय वाइसरॉय थे इंडिया के, गांधी से उन्होंने बात करी। तो गांधी से पहली बार तो जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तो कांग्रेस सहमत नहीं थी। बाद में चूँकि इरविन को लगा ये बहुत ज़्यादा आंदोलन तेज चल रहा है, तो उन्होंने गांधी इरविन के बीच में मीटिंग हुई और गांधी से कहा गया कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए आप लंदन आइए। गांधी जी को लंदन बुलाया गया। मेन मकसद ये था कि आंदोलन को डिले करें और धीरे धीरे आंदोलन का जोश ख़त्म कर दिया जाए। और अंग्रेज़ लोग अपने कारनामे में सफल हो गए। वो आंदोलन जो था गांधी जी के जाते ही ठंडा पड़ गया, और इधर जो था गांधी जी जब लौट के आए तो ब्रिटिश वालों ने उनसे कोई ऐसा वादा भी नहीं किया कि भैया चलो हम आज़ाद कर देंगे। ब्रिटिश वाले अपनी ही बात पे अड़े रहे कि भाई ठीक है, वी विल ट्राई, हम कोई नई चीज़ लेके आते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लाया गया। बेसिकली इसका ये था कि इंडिया में जो पुराने एक्ट हैं उसको देखना, और दूसरा ये था कि इस समय हम इंडिया में क्या प्रोविंस में प्रांतों में सरकार बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। उनके देखा देखी फिर चुनाव हुए, और उसके बाद चुनाव के बाद जो है 1937 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ज़्यादातर स्टेट्स में जीती, मुस्लिम लीग भी जीती 2 मुस्लिम बहुल इलाकों में, और कई इलाके तो ऐसे थे जहां खान गफ्फार खां थे। उस इलाके में तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो भारत का ही हिस्सा था वहां कांग्रेस पूरा जीत गई, क्योंकि उनके लीडर उस ज़माने के महान क्रांतिकारी खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी, वो थे। फिलहाल ये सभी लोग अपना मिनिस्ट्री चलाने लगे, लेकिन सारी ताकत गवर्नर के हाथ में थी। ये मिनिस्ट्री जो चल रही थी कांग्रेस की, ये चलती रही। इसी बीच वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उस समय अंग्रेज़ लोग इसी कोशिश में थे कि हिंदुस्तानी लोग वर्ल्ड वॉर में हमारे साथ देंगे, लेकिन इंडिया में ये पूरा ये हो गया था कि भैया हमें इनका साथ तो देना ही नहीं है, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं, ये कभी भरोसे के लायक तो है ही नहीं।
तो कांग्रेस ने तो डिसाइड कर लिया था जब तक ये रिटर्न कुछ देते नहीं है लिख के कि हम आज़ाद करेंगे, तब तक हम इनका बड़ोबर में साथ तो देने से रहे। अब कांग्रेस लोग के अंदर जो है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो चल रही थी वो उन पर गवर्नर जो है बहुत होल्ड किए रहता था। तो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने 1939 में उन्होंने कहा भैया ऐसा है, मिनिस्ट्री में काम तो करने दे रही नहीं है, सब कुछ गवर्नर है, कोई हम बिल पास करेंगे गवर्नर रोक देता है, क्योंकि सारी पावर गवर्नर के हाथ में थी और यहाँ गवर्नर के हाथ में होती है और सेंटर में तो आपको पता है वाइसराय सब कुछ था। तो जो सेंटर की जो यहाँ पर स्टेट की जो असेंबलीज थी उनको काम करने नहीं दे रहे थे। तो कांग्रेस की असेंबलीज ने 1939 में इनकी सरकारों ने, जो कांग्रेस की सरकारें थी कई स्टेट्स में, यूनाइटेड प्रोविंस उस समय उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाके को कहते थे, ऐसे कई सारे इलाकों में इन्होंने सामूहिक इस्तीफा दिया। उसने कहा हमें नहीं करना भैया, सरकार तुम काम तो करने देते नहीं हो कुछ। अब क्या हुआ, जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो इनके इस्तीफे के बाद जो है, हालांकि मुस्लिम लीग इस समर्थन में नहीं थी कि इस्तीफा देने के, और वो अपना हिसाब किताब करते रहे, अपने मिनिस्ट्रीज को चलाते रहे। लेकिन बाद में 1942 में क्रिप्स साहब इंडिया में आए। स्ट्रैफर्ड क्रिप्स जो थे राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी थे, उन्होंने इंडिया के सभी नेताओं को अपने बस में करने की कोशिश की, साहब आइए और कांग्रेसों का साथ दीजिए, उसके बाद तो फिर आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, आप आज़ाद होने वाले हैं। लेकिन इंडिया के नेताओं ने बिना रिटर्न एग्रीमेंट के कुछ भी वादा करने से इनकार कर दिया। अब सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स जो थे बहुत चालाक थे, वो यहाँ से चल दिए रसा। रूस में जाके उन्होंने क्या किया, रूस वालों से खामखा ऐसी बातें करते रहे। तो हिटलर को शक हो गया कि इंग्लैंड और रूस आपस में कुछ मिल रहे हैं, जबकि हिटलर की रूस के साथ नॉन एग्रीगेशन ट्रीटी, मतलब आक्रमण न करने की ट्रीटी थी आपस में। लेकिन अंग्रेजों के इस तरह की हरकत में कि स्ट्रैफर्ड क्रिप्स वहाँ जा रहे हैं, इनके खुफिया वालों ने बताया, तो हिटलर को वहम हो गया कि इंग्लैंड और फ्रांस आपस में मिल रहे हैं। तो इस बात पे हिटलर अंग्रेजों से, उनसे, रूस से नाराज़ होके, और वो वैसे भी रूस पर अटैक करना चाह रहा था, तो उसको बहाना मिल गया और उसने रूस पर अटैक कर दिया। और यही बात हिटलर के फॉल का कारण बनी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हिटलर जो लगातार सब जगह दुनिया जीत रहा था, वो हारा ही इसलिए क्योंकि उसने रूस जैसे मजबूत देश पे अटैक किया, उसकी सेनाएं फंस गई। 3 लाख से ज़्यादा बड़ी सेना जो है रूस की उस युद्ध में हताहत हुई, मारी गई, और बची खुची सेना जो भागी उसको रूस की सेना ने मारते मारते जर्मनी तक घुस गए। और उसके बाद हिटलर जो है उसको आखिरी में सुसाइड करना पड़ा अपनी प्रेमिका के साथ। तो एक तरह से वर्ल्ड वॉर में डिसीजन आते जा रहा था हिटलर के हारने के साथ साथ। अच्छा देखिए, अंग्रेज लोग इतने ज़्यादा होशियार, इतने चालाक, जब इन्होंने देखा हिटलर स्टालिनग्राद की बड़े युद्ध में रूस के द्वारा हार गया है, तो इन्होंने उधर से दूसरी साइड से सेकेंड फ्रंट खोल दिया और फ्रांस के रास्ते, फ्रांस वहाँ नॉर्मंडी नाम की जगह पे इन्होंने इंग्लैंड की और अमेरिका की सेना उतर गई। अमेरिका की 1 लाख से ज़्यादा सैनिक उतरे और थोड़े समय के बाद फिर 1 लाख और करीब 2 लाख सैनिक और उतर गए। इन्होंने घेर लिया, फ्रांस को आज़ाद करवाया, इटली पे अटैक किया, इटली को आज़ाद कराया। मुसोलिनी को एक बार तो पकड़ लिया था, हिटलर की सेना ने छुड़ा दिया, फिर दूसरी बार तो पकड़ के मार ही दिया। अब उसकी सेना इटली के साइड से, फ्रांस की साइड से वेस्टर्न सेनाएं घुसने लगी। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस सब एक साथ हो गए। इधर जो थी रूस की सेना घुस चुकी थी। बर्लिन, आधा बर्लिन इन्होंने कब्जे में कर लिया, यही आधा ही आधा हो गया। बर्लिन के बड़ा शहर जो रूस, उसका चहेता शहर था हिटलर का, जर्मनी की राजधानी, उस पर कब्जा कर लिया। आधा कब्जा इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका का, आधा कब्जा रूस का। तो वो शहर ही बीच में से डिवाइड कर दिया गया। इस तरह से जर्मनी के 2 टुकड़े हो गए। अंग्रेज लोग इस बात के बड़े ही खिलाड़ी थे कि साहब जहाँ से जाए 2 टुकड़े करके जाए। वहाँ इन्होंने उसके टुकड़े कर दिए, जर्मनी के 2 टुकड़े कर दिए, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी। बाद में जो 3 हिस्से अलग थे, जो इंग्लैंड वाले, फ्रांस वाले और अमेरिका वालों ने कब्जा किया था, वो सब एक करके वेस्ट जर्मनी बना दिया। रूस वाला हिस्सा चूँकि ईस्ट हिस्से में था तो उसको ईस्टर्न जर्मनी कहने लगे। सालों तक, 50 सालों तक ये सब चीज़ें ही चलती रही। जर्मनी में बर्लिन में दीवार बना दी गई, उसे वॉल ऑफ बर्लिन कहते थे। ना बर्लिन के रिश्तेदार इधर वाले उधर जा पाए, ना उधर वाले इधर आ पाए, और बहुत इनके बीच में आपस में झगड़े चलते रहे। ये घटना, जर्मनी का डिवीज़न कर देना, एक अनोखा कदम था, लेकिन इससे जर्मनी के लोग बहुत परेशान थे। और बहुत समय के बाद, 50-60 साल के बाद फिर जाके जर्मनी एक हो पाया, बर्लिन की दीवार टूटी। लेकिन इंडिया में क्या हुआ? देखिए, इंडिया में मैंने आपको बताया कि स्ट्रैफर्ड क्रिप्स के आने के बाद वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 1942 में कांग्रेस को लगा अगर हम इसी समय रौला कर दें, आंदोलन कर दें तो मज़ा आ जाए। 1942 में
कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। अंग्रेजों बहुत हो गया, अब चल दो यहाँ से। तो इसको क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब है अंग्रेजों भारत छोड़ो, बहुत हो गया, बहुत रह लिए, बस अब तो वर्ल्ड वॉर भी कर लिया तुमने, अब यहाँ से चले ही जाओ तो अच्छा है। लेकिन वो यहाँ से जाने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उनका जो प्रधानमंत्री था उस समय विंस्टन चर्चिल, वो तो इंडिया को कहता था कि इंडिया हमारे मुकुट का हीरा है, इंडिया इज द शाइनिंग ज्वेल ऑफ आवर क्राउन, आई विल नॉट लीव इट, मैं तो इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो इंडिया को आज़ाद करने के मूड में वो तो नहीं था। आपको पता है अंग्रेज़ों की वहाँ दो पार्टी होती है इंग्लैंड में, एक होती है कंजर्वेटिव पार्टी जिसे टोरी पार्टी भी कहते हैं, और दूसरी पार्टी जो होती है लेबर पार्टी होती है। तो पहले इलेक्शन में जो है, जिसमें वर्ल्ड वॉर के बाद इलेक्शन हुए, जिसमें पूरा उनको चर्चिल को पता था कि मैं तो चूंकि युद्ध जीत चुका हूँ तो मेरी तो बल्ले बल्ले है, इसलिए मेरे को तो कोई दिक्कत होनी नहीं है, मैं तो जीत ही गया हूँ, मैं तो चुनाव भी जीत जाऊँगा। लेकिन जनता के अंदर क्या छिपा है कौन जाने। जनता ने उस बार जो था चर्चिल की पार्टी को, कंजर्वेटिव पार्टी को हरा दिया, क्योंकि वहाँ युद्ध के बाद बहुत अव्यवस्थाएं फैली थी और युद्ध के बाद हर चीज़ महंगी हो गई थी, और जनता को तो महंगा और सस्ता ये चीज़ से बड़ा फर्क पड़ता है। तो चर्चिल की पार्टी हार गई। तो जीती कौन? जीती दूसरी पार्टी जिसे लेबर पार्टी कहते थे। लेबर पार्टी के हेड कौन थे? विंस्टन चर्चिल के अपोजिट जो थे एटली साहब थे। तो क्लेमेंट एटली साहब ने जो है, एटली साहब ने कहा कि पहले से ही कह रखा था कि अगर हम जीते तो इंडिया को हम आज़ाद करा देंगे, और उन्होंने इंडिया को आज़ाद करने का वादा निभाया। और उसके बाद उन्होंने एक इंडिया में कैबिनेट मिशन भेज दिया। कैबिनेट मिशन जो था 1946 में इंडिया में जब आया तो वो इस तय करने के लिए आया था कि इंडिया की आज़ादी अगर हम करें तो किस तरह से की जाए। और यहाँ जो था कांग्रेस के लीडरों को सत्ता की खुशबू आने लगी थी। उनको लगने लगा भैया खुशबू सत्ता तो आ रही है। तो नेहरू जी, जिन्ना जी, दोनों के अपने अलग अलग हिसाब किताब हो गए। जिन्ना चाहते थे कि दो देशों में बढ़ जाए, तो जिन्ना के ये सोचने से कि दो देशों में इंडिया बढ़ जाए, एक बहुत ही पॉइजन इंडिया के अंदर आ गया। टू नेशन थ्योरी उन्होंने कही और कहा कि मुसलमान और हिंदुस्तान ये दो एक साथ नहीं रह सकते, हमें अलग देश चाहिए। देखो अंग्रेज़ तो इस फिराक में थे, वो जाते जाते ऐसा जहर बो गए, पाकिस्तान को अलग कर गए। 14 अगस्त 1947 को, कब? इंडिया से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी दे दी गई, और 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी दे दी गई। ये सिर्फ अंग्रेज़ों का मकसद था कि एक बड़ा देश जो है टुकड़ों में बढ़ जाए। साथ में एक और प्रबंध कर गए, वो ये कर गए कि इंडिया के जितने राजा लोग हैं, हम तो जा रहे हैं, अब तुम्हारी इच्छा है तुम अलग रहना चाहो, इंडिपेंडेंट रहना चाहो तो रहो, इंडिया में मिलना चाहो तो मिलो, पाकिस्तान में मिलना चाहो तो मिलो। मतलब इंडिया को इतने टुकड़ों में, 500 के आसपास टुकड़ों में तोड़ने की पूरी साजिश थी। वो तो भला हो वल्लभ भाई पटेल जी का, जिन्होंने होम मिनिस्टर बनते बनते पूरे देश के सारे राजाओं को एक करके इंडिया के साइड मिलने के लिए राजी कर लिया। राजा हरि सिंह जो थे वो अलग रहना चाहते थे, तो जब पाकिस्तान के आर्मी ने उन पर कबाइलियों के बेस पे अटैक करा, उनके आधा कश्मीर छीन लिया, तब जाके हरि सिंह को अकल आई, उन्होंने इंडिया पे मिलने के लिए साइन कर दिया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने नहीं मानी बात हमारे आर्मी के जनरल की कि भाई हम इन कबालियों को खदेड़ देते हैं और दोबारा अपना हिस्सा ले लेते हैं। नेहरू जी शांति के चक्कर में रह गए, और आज वो हिस्सा, आज भी वही हिस्सा पाकिस्तान के पास ही है जो हमारे पास था, हमारा हिस्सा था। वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आज भी पाकिस्तान ने अपना रखा है। हिंदुस्तान का दुर्भाग्य देखिए, 1965 के वॉर में हम जीते, कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं मिला। 1971 के वॉर में हमने बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान के दो हिस्से हुआ करते थे, उन दोनों दो पाकिस्तान थे। जो बांग्लादेश है इसे ईस्टर्न पाकिस्तान कहते थे, और पाकिस्तान जो है उसे वेस्टर्न पाकिस्तान कहते थे। खैर 71 के वॉर में एक अच्छा हुआ कि एक सरदर्द कम हुआ कि पाकिस्तान का एक बांग्लादेश नाम का एक नया देश बना, लेकिन इंडिया वाले उसको अपना हिस्सा नहीं बना पाए। दूसरा, इंडिया ने करीब 90,000 से ऊपर जो है पाकिस्तानी सोल्जर्स को अपने कब्जे में लिया था। ये चाहते तो बहुत बड़ी डील कर सकते थे, जम्मू कश्मीर का इलाका हमें आसानी से मिल जाता जो हमारा छीना गया था, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। ये उनके सैनिक उनको वापस दे दिए गए, बिना कुछ हमें बेनिफिट हुए, बिना कुछ हमारा कश्मीर का हिस्सा वापस आया। फिलहाल इस युद्ध के बाद भी इंडिया के हाथ हासिल कुछ नहीं आया। इस तरह से इंडिया के आज़ादी के बाद भी इंडिया की आज़ादी जो 1947 में हुई थी, बहुत बड़ा दुख दर्द लेके आई। वो खुशियाँ ज़्यादा समय नहीं रही, क्योंकि हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाले
और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाले जितने लोग थे उनमें से ज़्यादातर लोग लाशों के रूप में आ रहे थे, क्योंकि जितने भी वहाँ से इंडिया में वापस आए उनको रास्ते में मार के, लूट मार के, उनकी हत्याएं करके ट्रेनों में लाशें ही आ रही थी। और यहाँ से भी जो वहाँ जा रहे थे, ये खबर सुन के उनके साथ भी क्रूरता की गई। और इस युद्ध में लाखों की संख्या में हिंदुस्तान के लोग का बलिदान हुआ। और ये कुछ नेताओं की बेवकूफ़ी के वजह से हुआ है कि देश को बंटवारा हमेशा दुखदाई होता है। और ये बंटवारा, चूँकि देश, इतने बड़े देश का, भारत माता के सीने के टुकड़े कर दिए गए और इस तरह से भारत आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी से पहले आपको पता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ला चुके थे अंग्रेज़ 1947 में, और उसी से फिर इंडिया को आज़ाद करा गया। इंडिया और पाकिस्तान 2 स्टेट बना दिए गए। और बाद में जो है 1950 में इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू किया जाता है तो इंडिया एक एडॉप्शन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं उसे। और ये घटना जो हुई थी 26 जनवरी 1950 के बाद इंडिया को एक रिपब्लिक मान लिया गया और इंडिया एक ऐसा देश बन गया जिसका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस तरह से भारत एक ऐसा देश बना जिसने आज़ादी से लंबा संघर्ष किया, आज़ादी के लिए सब कुछ दांव में लगाया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, है ना, ऐसे महान लोगों की शहादत जो थी रंग तो लाई। लेकिन ये देश के अंदर जब बंटवारा हुआ तो लाखों लोगों की कुर्बानी के वजह से ये शहादत का रंग फीका पड़ गया। हज़ारों लाखों की संख्या में जो सिख लोग वहाँ से पाकिस्तान से भगा दिए गए, वो हिंदुस्तान आए, उनका सारी दौलत वहाँ छूट गई, उनके मकान वहाँ छूट गए, उनकी दौलत छोड़ के, मकान छोड़ के एक चादर लेके बेचारे यहाँ पहुँचे। और उनके साथ जो बुरा सलूक हुआ वो आज भी उनकी पुरानी पीढ़ियाँ बताती है कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। आज़ादी तो मिली लेकिन नेताओं ने जिस तरह से देश को बांटा वो हमारा दुख कई गुना उससे बढ़ गया था। तो इंडिया की आज़ादी बहुत बड़ी बलिदान के बाद आई। इस तरह से हमारा देश आज़ाद हुआ। माउंटबेटन उस समय वाइसराय थे इंडिया के और माउंटबेटन के निर्देशन में ये सब कुछ हुआ था। लेकिन इंडिया की बंटवारा लंदन में बैठे बैठे लाइन बना दी गई। वो हिस्सा, कई सारे इंडिया के इम्पोर्टेंट हिस्से पाकिस्तान में चले गए। पाकिस्तान, क्योंकि वो देश एक ही था, लेकिन वो बंटने के बाद, देश के टुकड़े होने के बाद, आपको पता है कभी भी वो बात नहीं रहती है जो एक बड़े कंसोलिडेट कंट्री में होती है। ऐसा बीज अंग्रेज़ लोग बो गए कि आज भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक देश के 2 हिस्से होने के बावजूद आज भी इनके बीच में इतनी एनिमिटी है। वो लोग आतंकवादी घटनाएं इंडिया में करवाते हैं, इंडिया वाले उनका जवाब देते हैं, लेकिन वो ये चीज़ समझने को तैयार नहीं कि हम भी भैया एक ही देश के 2 हिस्से हैं। जो देश एक समृद्ध देश बन सकता था वो देश लड़ाई का एक सिलसिला लेके पैदा हुआ और आज भी वो चीज़ बरकरार है। क्योंकि कश्मीर समस्या अगर उस समय सुलझ जाती, पटेल साहब की बातें नेहरू जी मान लेते तो ऐसी घटना नहीं होती। 1962 में जब चाइना ने इंडिया पे अटैक किया तो उस समय भी नेहरू जी जो है अपनी सेना को, वायुसेना को आदेश नहीं दे पाए। उनको ये, अगर वायुसेना इस समय इंडिया की चाइना से ज़्यादा अच्छी थी, अगर वायुसेना का प्रयोग किया होता तो शायद हमारा देश इस तरह से नहीं हारता, ना हमारे देश के बहुत बड़े इलाके छीन लिए जाते। तो कुछ गलतियां नेताओं से हुई। उसके बाद यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव आया था कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनने का, उस चीज़ों पे भी गौर नहीं किया गया। तो कुछ गलतियां जो विगत में हुई है उसकी वजह से आज इंडिया एक बहुत तगड़ा देश होने के बावजूद भी यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट नहीं पा पाया है। हमारा देश जिसने आज़ादी के लिए बहुत बलिदान दिया था, जिसके महान सपूत चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जी, ऐसे सुखदेव जी, राजगुरु जी जैसे, बटुकेश्वर दत्त जी, जतिन दास जी, ऐसे महान लोग हमारे देश के लिए हंसते खेलते बलिदान दे गए, है ना। तो इनकी आज़ादी की वजह से आज हमारा देश खिलखिला रहा है। तो हमें चाहिए कि इनकी आज़ादी को, इनके योगदान को हमेशा याद रखें। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आप प्लीज़ इस तरह की रोचक जानकारी के लिए, आसान तरीके से ये सब कुछ जानने के लिए सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल लाइक करें और अपने साथियों को भी शेयर कराएं, ताकि ये भारत के बारे में, हमारे देश के शहीदों के बारे में, हमारे देश की वो घटनाएं जो हमारा इतिहास बनाती है उसके बारे में सभी लोगों को
प्यारी सी जानकारी मिलती रहे और हमेशा देखते रहिए आपका प्यारा चैनल। आप जिस चैनल को आपने खूब प्यार दिया है, माया मोहन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।